पिछली बार जब हम इस गाड़ी में थे तो हमें कुछ सामान बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। हमने इसे अभी पूरा कर क्यों नहीं लिया? क्विंग ने लंबी चेन के झिझक में मोहक खूबसूरती से फुसफुसाया। क्या तुम पागल हो? यह न तो सही जगह है, न ही सही समय है, दक्ष ने उसे जवाब दिया, जबकि उसने अपनी आवाज को धीमा रखने की कोशिश की। तो फिर चलो इसकी जगह तोड़ते हैं। जो क्विंग ने हंसते हुए अपना हाथ तब तक आगे बढ़ाया जब तक कि वे लंबी श्रृंखला के पवित्र क्षेत्र पर नहीं गए। जैसे ही जिकी के कोमल हाथ ने उसे डांटा, लिल चेन ने कुछ संशय की बात कही। खैर ही प्रिंसेस जिकी के हाथ और लिल चेन के बीच के कपड़े थे, लेकिन इससे जरा भी असर नहीं हुआ। नन्हा चेन अपनी नींद से बेहोश हो गया और अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया। लगता है कि तुम भी यही चाहते हो, ये धारणा थी। आखिरकार काफी समय हो गया, क्विंग ने फुसफुसाया में दक्ष के झिझक में कहा, लेकिन उसे दक्ष से यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा चाहेगी। दक्ष ने अपना सिर घुमाया और अचानक राजकुमारी जिक्विन के दोस्तों को छोड़ दिया, जबकि उसने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा ताकि वह मूर्ति से पीछे न हट जाए। जिकिंग ने साधारण नाटकीय फिल्म की कोशिश की, हालांकि उसे नशे में करने का मन कर रहा था। उसने अपने हाथ में लंबी चेन की पैंट के नीचे डाला और अपने छोटे लड़के को गर्दन से पकड़ लिया। उसने अपना हाथ ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर लार्ज चेन उसे जोश से पकड़ रहा था। उसने अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर भी डाल दिया था, क्योंकि वह अपनी जीभ के मुंह का आनंद ले रही थी। 10 मिनट से ज्यादा समय तक चेन को ढोलने के बाद उसने अपने मोटरसाइकिल से अलग कर लिया। उन 10 मिनट के दौरान जिकिंग के हाथ नन्ही चेन को सहलाना बंद नहीं कर रहे थे। उसने अपनी आंखों में देखा और अपनी मुद्राएं अपने कानों के पास ले गई। उसने धीरे धीरे अपने सिरों को हिलाया और फिर फुसफुसाया, अब समय आ गया है कि फिर मोमेंट काम करो। उसने अपनी गुड़िया में धीरे धीरे से कहा और छोटी सी चेन की ओर इशारा किया। जो क्विंग ने अपने चेहरे पर शर्म के भाव के साथ अपना हिल सिराया और वह खड़ी हुई और लंबी चेन के सामने मिर्जा के बल बैठ गई। अल्पविराम। उसने लंबी चेन की पैंट को केवल इतना नीचे किया कि उसकी छोटी चेन छूट गई। जैसे ही उसने अपनी पैंट उतारी, लिल चेन नजर आए। वह ब्रह्मांड का सबसे स्थापत्य पर्वत की तरह ऊंचा खड़ा था। जिकिंग ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया और अपने शेरों को छोटी चेन के करीब ले आई। परस्पर विरोधी जानवरों की तरह उसने छोटी सी चेन को अपने मुंह में ले लिया। उन्होंने अपने प्रोटोटाइप से छोटी चेन को चोचा और अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। दक्ष ने अपनी अनजान बंद नहीं की और बस जिक्विन को अपना जादू करते हुए देखा। उसने काफी देर तक अपनी क्रिश्चियन का आनंद लिया, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लार्ज चेन ने अपना हाथ अपनी पोशाकों के अंदर डाला दिया। उनके हाथ उनके स्तनों तक पहुंचे और उन्हें हिलाने लगे। उसके हाथ और जिकिंग के स्तनों के बीच कोई कपड़ा न होने के कारण वह पूरी तरह से आनंद ले सकती थी। जिक्विन चौंचता रही और वह अपने को तब तक सहलता करती रही जब तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं छूटने वाला हूँ, उसने सोचा, लेकिन जोर से नहीं बोला क्योंकि वह मिंग्यू को जगना नहीं चाहता था। उसने अपना हाथ अपनी पीठ पर रखा और अपने सिर को तेजी से हिलाने में उसकी मदद की। कुछ और मिनट बाद बैठने के बाद आखिरकार उसने अपना वीर्य अपने मुंह में छोड़ दिया। जिकिंग को तब झटका लगा जब नन्ही चेन ने अचानक उसके मुंह में चिपचिपा पदार्थ छोड़ दिया। प्लांट में उसने सारा तरल पदार्थ अवशिष्ट लिया। दक्ष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई तब सामने आई जब उसने देखा कि मिंग्यू में सभी लोग कुछ देख रहे हैं। जब उसने उसे जगाते देखा तो वो बिजनेसमैन में ठंडक दौड़ाने लगा। आह मिंग्यू, उसने कहा, लेकिन अगला शब्द कहना उसके लिए कठिन हो गया। क्विंग ने अपनी बातें सुनी और ऊपर की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने मिंग्यू को देखा, उसका भाव भी बदल गया। ये ठीक है, स्टारबोर्ड कुछ स्टूडियो की बर्बादी नहीं है, मिंग्यू ने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ कहा। लेकिन दक्ष ने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे मिंग्यू ने रोक दिया। जैसा मैंने कहा, ये ठीक है, मिंग्यू ने वही बात दोहराई और अपनी लाइन बंद कर ली। लंबी चेन भी बंद हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए।
उसने सोचा कि वह बाद में उससे इस बारे में बात करेगी। क्विंग स्टेक हो गया और उसने अपने मुंह में तरल पदार्थ का ठोस पदार्थ ले लिया और लार्ज चेन के पास बैठ गया। दिन भर यात्रा बिना एक शब्द बोले चलती रही और अब तक शाम हो गई थी। गाड़ी अचानक रुकी, दरवाजे पर दस्तक हुई। क्वीन ने स्कॉटलैंड में जाकर देखा कि वहां गाड़ीवान खड़ा था। हाँ, उसने दरवाजा घूमते हुए पूछा, मलकिन, ऐसा लगता है कि पास में ही कोई गांव है। ये कवर पर नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि यह आराम करने के लिए एक अच्छी जगह होगी। अंधेरा भी हो रहा है, ड्राइवर ने जिक्विन को बताया। हम एक गांव। क्विन ने अपनी सिर गाड़ी को बाहर और सामने देखा और निश्चित रूप से कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। ठीक है, हमें वहां ले चलो। चलो, रात को गांव में आराम करो, क्विन ने दरवाजा बंद करते हुए ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और चला गया। गाड़ी चली और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो गई। चलो आर्किटेक्चर, अब हमें गांव में पहुंचना चाहिए, क्विन ने डोर मार्केट हुए दक्ष और मिंग्यू से कहा। मिंग्यू ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। एक लंबी श्रृंखला थी जो विपरीत दिशा में चलते समय दरवाजे से बाहर निकल गई। वे दरवाजे के सामने हो गए। आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था। वे गांव के अंदर चले गए। पूरा गांव खाली लग रहा था। गांव में सड़क पर कोई लोग नहीं थे, लेकिन कुछ झोपड़ियों में रोशनी दे रही थी। लार्ज चेन मिंग्यू और जिक्विन के साथ वैगन प्लांट तक गया और दरवाजा खटखटाया। दक्ष मिंग्यू और जिक्विन के साथ निकटतम झोपड़ी तक गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से कुछ आवाजें आई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। माफ कीजिए, हम जुवान साम्राज्य से हैं, हमें गांव के मुखिया से बात करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसे कहां पा सकता हूं? दक्ष ने पुकारा। वो 1 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चलो किसी और से बात करते हैं, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा, लेकिन तभी दरवाजा खुल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। क्या तुम सच में जुवान साम्राज्य से हो? आदमी ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। हाँ, हमें रात को रुकने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए हम गांव के बुजुर्ग को ढूंढना चाहते थे, दक्ष ने उसे जवाब दिया। ओह, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गांव के बुजुर्ग के पास ले चलूंगा, बूढ़े आदमी ने झोपड़ी से बाहर निकलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अंदर ही रहो, मैं अभी आता हूँ, बूढ़े आदमी ने कमरे के अंदर किसी से कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष को समझ नहीं आया कि वह किससे बात कर रहा था, उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। बूढ़ा आदमी आगे आगे चला और दक्ष उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आदमी एक और कमजोर सी दिखने वाली झोपड़ी के सामने रुका और उसका दरवाजा खटखटाया। चीफ, मैं हूँ, दरवाजा खोलो, बूढ़े आदमी ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। 1 मिनट से भी कम समय में दरवाजा खुल गया। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? एक और बूढ़ा आदमी झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने दक्ष और दूसरे को देखा, वह वापस चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मोगान, तुम अजनबियों को मेरे घर कैसे ला सकते हो? दरवाजे के दूसरी तरफ से गांव के मुखिया की आवाज आए। मुखिया, ये लोग जुवान साम्राज्य से हैं। वे रात रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, बूढ़े आदमी ने मुखिया को बताया। जुवान साम्राज्य, अंदर से एक चौंकने वाली आवाज आई और दरवाजा फिर से खुल गया। हाँ मुखिया, मैंने उनकी शानदार गाड़ी भी देखी है, उसने मुखिया से कहा। कृपया अंदर आइए, गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा और दक्ष और अन्य लोगों को अंदर आमंत्रित किया। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। दक्ष अंदर घुसते ही मुस्कुराया। बाकी लोग भी अंदर आ गए। हमने आपके साथ पहले जो बुरा व्यवहार किया था, उसके लिए मुझे खेद है। बात बस इतनी है कि गांव कुछ परेशानियों से गुजर रहा है, हर कोई सतर्क है, गांव के मुखिया ने सिर झुकाते हुए दक्ष से कहा। कोई बात नहीं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम रुकने और शिविर लगाने ही वाले थे कि तभी हमें आपका गांव दिखाई दिया। हमने सोचा कि अगर आप लोगों के पास कुछ कमरे खाली हो तो हम रात भर यहीं रुक सकते हैं, दक्ष ने गांव के मुखिया से कहा।
अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम फिर भी शिविर लगा सकते हैं, दक्ष ने आगे कहा। समझने के लिए धन्यवाद और चिंता मत करो, हमारे पास आप सभी के लिए जगह है। गांव में कई खाली झोपड़ियां हैं, मुखिया ने कहा। हालांकि यह कहते समय उनकी आवाज में कुछ उदासी साफ झलक रही थी। मूगान, जाओ और उन्हें वे झोपड़ियां दिखाओ जो छोटे 21, छोटे 22 और छोटे 23 की थीं, गांव के मुखिया ने बूढ़े आदमी से कहा। आह हाँ, मूगान ने खड़े होते हुए कहा। वो दरवाजे की ओर चला गया। धन्यवाद, दक्ष ने गांव के मुखिया से कहा और वो खड़ा होकर मूगान के साथ चला गया। लॉन्ग चेन के चले जाने के बाद गांव का मुखिया अपनी खाली झोपड़ी में बैठे आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दक्ष रात के सन्नाटे में मूगान के साथ चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गांव की हालत ठीक नहीं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। नहीं है, वे सभी डरे हुए लग रहे थे, जैसे वे किसी बुरे सपने में हों। मास्टर गान, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। आह ठीक है, मुझसे कुछ भी पूछो, मूगान ने अपना सिर हिलाया। लिटिल 21, लिटिल 22 और लिटिल 23 ये कैसा नाम है? दक्ष ने चेहरे पर अजीब भाव के साथ मूगान से पूछा। ओह, छोटे बच्चों को नाम नहीं दिया गया क्योंकि वे पूरी तरह से बड़े होने से पहले ही मर जाने वाले थे। हमारे पास केवल संख्याएं हैं, मूगान ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ उत्तर दिया। इस बारे में बात करते समय उसकी आवाज कांप रही थी। बड़े होने से पहले मौत, तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। क्योंकि उन्हें 15 वर्ष की आयु से पहले ही राक्षस द्वारा ले जाया जाना था, मूगान ने उत्तर दिया। एक राक्षस? क्या तुम मुझे सब कुछ समझा सकती हो? शायद मैं मदद कर सकूं, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम मदद नहीं कर पाओगे। हमने पहले भी कई यात्रियों से मदद मांगी है, लेकिन वे सभी मर गए, मूगान ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, जो लोग शक्तिशाली थे, उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। जब तक तुम्हें पता नहीं चला कि हम जुबान से हैं, तब तक तुम दरवाजा खोलने से क्यों डर रही थी? दक्ष ने फिर पूछा। पहले जो हुआ था उसके कारण हर बार जब हम किसी मेहमान को यहाँ रहने देते हैं तो वह हमें सजा देता है, इसलिए हम अजनबियों को गांव के अंदर नहीं आने देते। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जुबान साम्राज्य से कोई आया था, हमने उसे यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी थी, मूगान ने अतीत को याद करते हुए कहा। क्रोध में आकर उस आदमी ने कई घरों को नष्ट कर दिया और जिसने उसे मना किया था उसे पीट कर मार डाला, आदमी ने आगे कहा। हम दानव को नाराज नहीं कर सकते और हम जुबान के साधकों को भी नाराज नहीं कर सकते, आदमी ने आगे बढ़ते हुए आह भरी। बच्चों और उनकी मौतों के बारे में क्या? दक्ष ने दूसरा सवाल पूछा। आप इसे कल देखेंगे, मुझे लगता है कि कल ही वह तारीख है जब गांव से अगला जत्था ले जाया जाएगा। ये कहते हुए आदमी ने आसमान की ओर देखा। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं कल इंतजार करूंगा कि असल में क्या हो रहा है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे एहसास हो गया था कि चाहे वह कुछ भी कहे, उसे इस आदमी से जवाब नहीं मिलेगा। इसे अपनी आंखों से देखना ज्यादा आसान था। हम यहाँ हैं। ये 3 झोपड़ियाँ हैं जिनमें आप रह सकते हैं। आप तीनों इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तीनों झोपड़ियों में बिस्तर तो हैं, लेकिन कंबल नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप एडजस्ट कर लेंगे, आदमी ने 3 झोपड़ियों के सामने रुकते हुए कहा। वे सभी झोपड़ियाँ एक दूसरे के पास थीं। हम यहाँ हैं। ये 3 झोपड़ियाँ हैं जिनमें आप रह सकते हैं। आप तीनों इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तीनों झोपड़ियों में बिस्तर तो है, लेकिन कंबल नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप एडजस्ट कर लेंगे, आदमी ने 3 झोपड़ियों के सामने रुकते हुए कहा। वे सभी झोपड़ियां एक दूसरे के पास थी। ठीक है, धन्यवाद, दक्ष ने मूगान को धन्यवाद दिया। मूगान पीछे मुड़ा और चला गया।
तथा लॉन्ग चेन और अन्य लोगों को अपना स्थान चुनने के लिए छोड़ दिया। मिंग्यू और जिकिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों रात भर साथ रहोगे। ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और यहाँ खतरे हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों साथ रहो। मैं उसी झोपड़ी में रहूंगा, लेकिन मैं जमीन पर रहूंगा और पूरी रात खेती करूंगा। हमें आज रात अलग होने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। दक्ष ने उन दोनों को पूरी गंभीरता से देखते हुए कहा। यह एक अच्छा विचार लगता है। जेक्विंग ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की और मिंग्यू ने बस अपना सिर हिला दिया। तो फिर चलो इसी में रुकते हैं, दक्ष ने पास की झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। ये वही झोपड़ी थी जो उनके सबसे करीब थी। वह मिंग्यू और जेक्विंग के साथ झोपड़ी में दाखिल हुआ। दक्ष ध्यान की मुद्रा में जमीन पर बैठ गया और साधना करने लगा, जबकि जेक्विंग और मिंग्यू बिस्तर पर बैठ गए। आधा घंटा पूर्ण मौन में बीता। मास्टर चेन, जेक्विंग ने दक्ष को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो गहन साधना में है, इसलिए हम खुलकर बात कर सकते हैं। ये पहले जो हुआ उसके बारे में बात करने का अच्छा समय है। जेक्विंग ने अपना सिर घुमाया और मिंग्यू की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम उससे नाराज हो? जिकिंग ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से मिंग्यू से पूछा। मिंग्यू ने कुछ नहीं कहा और केवल इनकार में अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या तुम मुझ पर नाराज हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ फिर पूछा। नहीं, मिंग्यू ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर जब से तुमने हमें उस तरह देखा है, तब से तुमने एक भी शब्द क्यों नहीं कहा? तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जेक्विंग ने मिंग्यू के विचारों को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। मुझे हमेशा से पता था कि उसके पास और भी औरतें होंगी। असल में उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी 2 लड़कियां हैं। मुझे एहसास हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने ऐसे पेश आया जैसे कि यह कोई मजाक हो। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो ये कि मैं उससे असहज किए बिना उसके करीब रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब वह मेरे साथ हो तो उसे दूसरी लड़कियों की चिंता न करनी पड़े। मिंग्यू ने धीरे से कहा और नीचे देखा। वास्तव में मुझे पता था कि वह तुम्हें पसंद करता था। यह उसके तुम्हें देखने के तरीके से स्पष्ट था। इसलिए जो कुछ पहले हुआ वो स्पष्ट रूप से मेरी अपेक्षाओं का हिस्सा था। लेकिन ये देखना वाकई अजीब और दर्दनाक है कि यह वास्तव में मेरे सामने हो रहा है, उसने आगे कहा। मिंग्यू, क्या तुम इस बात को लेकर गंभीर हो कि वह मुझे किस तरह देखता है? दूसरी ओर, मैं इसके बिल्कुल विपरीत सोचती हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से वह तुम्हें देखता है, वह बहुत ज्यादा प्यार भरी नजर है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लोगों ने क्या क्या झेला है, लेकिन यह इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैंने उसे पूरी यात्रा में नीचे देखते हुए देखा है। वह शायद तुम्हें खोने के बारे में चिंतित था। मुझे यकीन है कि तुम भी उसे छोड़ना नहीं चाहती हो, इसलिए उसे सजा देने का कोई फायदा नहीं है। जिकिंग ने मिंग्यू को पूरी गंभीरता से देखते हुए कहा। जीवन इतना अप्रत्याशित है कि ऐसी चीजों के बारे में चिंता करना बेकार है। मैंने तुमसे जो कहा उसके बारे में सोचो, जेक्विंग ने बिस्तर पर लेटने से पहले कहा। हर चीज के लिए धन्यवाद, मिंग्यू ने जेक्विंग से कहा, इससे पहले कि वह गहरी सोच में डूब जाए। अल्पविराम। रात चुपचाप बीत गई और सुबह हो गई। जेक्विंग और मिंग्यू जाग गए थे और दक्ष की साधना समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 7 बजे थे जब दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसने जम्हाई लेते हुए अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, उसने बाहर से कुछ आवाजें आती सुनी। क्या बलि तैयार है? किसी ने पूछा और जोर की हंसी सुनाई दी। दक्ष खड़ा हुआ और मुंह सिकोड़ते हुए दरवाजे की ओर चला गया। मिंग्यू और जेक्विंग भी बिस्तर से उतरकर उसके पीछे चले गए। आह हाँ, दूध बलि तैयार है, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? दक्ष झोपड़ी से बाहर आया और उसने देखा कि गांव का मुखिया किसी से बात कर रहा था। उसके सामने जो व्यक्ति था वह एक इंसान की तरह लग रहा था, जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था।
उस व्यक्ति ने एक काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था, इसलिए ये जानना मुश्किल था कि वह व्यक्ति पुरुष था या महिला, लेकिन दक्ष ने उसकी आवाज और हंसी से अंदाजा लगाया कि वह पुरुष था। क्या आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार है? लेकिन चूंकि आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी मांग सुनूंगा, काले कपड़े पहने आदमी ने गांव के मुखिया के पास जाते हुए कहा। मैं अगर यह संभव है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों को न ले जाएं। हम आपको 2 गुना मांस और सोना दे सकते हैं, लेकिन कृपया बच्चों को न ले जाएं। गांव का मुखिया काफी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह पर खड़ा रहा और एक कदम भी पीछे नहीं हटा और नकाबपोश आदमी से कहा, क्या तुमने 2 गुना मांस और 2 गुना सोना तैयार किया है? नकाबपोश आदमी ने दिलचस्पी भरे लहजे में पूछा। हाँ, हम तुम्हें वह सब दे देंगे अगर तुम बच्चों को नहीं ले जाओगे, गांव के मुखिया ने कहा और उसके दिल में एक उम्मीद जगी। अच्छा, मालिक ये सुनकर खुश होंगे कि मैंने उन्हें 2 गुना बलिदान दिलवाया है। मुखिया की बातें सुनकर वह आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। अच्छा, मुझे 2 गुना मांस, 2 गुना सोना और 3 बच्चे दो। तुमने इस महीने अच्छा काम किया है, काले लबादे वाले आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। 3 बच्चे क्यों? क्या आप उन्हें अतिरिक्त सोने और मांस के बदले में नहीं छोड़ रहे हैं? गांव के मुखिया ने हैरान होकर पूछा। 3 बच्चे क्यों? क्या आप उन्हें अतिरिक्त सोने और मांस के बदले में नहीं छोड़ रहे हैं? गांव के मुखिया ने हैरान होकर पूछा। बेशक, चूंकि आप मुझे डबल बलिदान दे रहे हैं, इसलिए मैं 3 बच्चे नहीं लूंगा। डबल बलिदान का मतलब है डबल सोना, डबल मांस और 6 बच्चे, है न? मैं मूल 3 बच्चों को नहीं लूंगा और हमेशा की तरह केवल 3 बच्चों को लूंगा। नकाबपोश आदमी ने क्रूरता से हंसते हुए गांव के मुखिया के कंधों पर हाथ रखा। बच्चों को ले आओ। मास्टर को इंतजार करना पसंद नहीं है, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, नकाबपोश आदमी ने आगे कहा। लेकिन मुखिया हकलाते हुए बोला और उससे पसीना आने लगा। थप्पड़, कोई परंतु नहीं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पूरा गांव इसी पल नष्ट हो जाए तो जैसा मैंने कहा वैसा करो। ओह ठीक है, तुम्हारी एक छोटी बेटी है ना? मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा, इसे मुझसे मुंह मोड़ने की सजा समझो। नकाबपोश आदमी ने मुखिया को थप्पड़ मार दिया। मुझे बलि के 3 बच्चे लाओ। मैं खुद गांव के मुखिया की छोटी बेटी को लाऊंगा। उसे सबक सीखने की जरूरत है। बेहतर होगा कि मैं उसकी आंखों के सामने उसकी खूबसूरत बेटी का स्वाद चखूं ताकि वह ये सबक कभी न भूले। नकाबपोश आदमी ने पास के गांव वालों की ओर देखते हुए कहा। गांव वाले कुछ देर तक झिझके और फिर तितर बितर होकर पास की झोपड़ियों की ओर चल दिए। दूसरी ओर नकाबपोश आदमी गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। वह घर में घुसा और कुछ ही मिनटों में बाहर आ गया। उसने एक लड़की का हाथ पकड़ रखा था जो दिखने में 15-16 साल की लग रही थी। लड़की प्रतिरोध करती दिख रही थी, लेकिन वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अल्पविराम। नकाबपोश आदमी गांव के मुखिया के सामने रुका। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो, गांव के मुखिया ने विनती की, लेकिन नकाबपोश आदमी ने उसे लात मार दी। गांव का मुखिया दर्द से कराहते हुए मुंह से रक्त बाहर निकालने लगा। अच्छा काम, नकाबपोश आदमी ने कहा जब उसने देखा कि गांव वाले 3 बच्चों के साथ वापस आ गए हैं। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे संघर्ष कर रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि वे मरने के लिए तैयार थे और उन्हें अपनी नियति पता थी। अब मुख्य कार्यक्रम में जाने का समय आ गया है। देखो गांव के मुखिया, देखो तुम्हारी बेटी के साथ कैसे खेला जाएगा। सभी गांव वालों के सामने नकाबपोश आदमी ने गांव के मुखिया की ओर देखते हुए कहा। छोटी बच्ची, तुम बहुत सुंदर हो। दुर्भाग्य से तुम गलत जगह पैदा हुई हो। तुम्हारे पिता बेकार हैं। नकाबपोश आदमी ने लड़की की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। अब समय आ गया है कि तुम अपने कपड़ों के अंदर क्या छिपा रही हो। वह आदमी हंसा और उसने लड़की के स्तनों की ओर हाथ बढ़ाया।
लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हुए। इससे पहले कि उसका हाथ लड़की के स्तनों को छू पाता, किसी चीज ने नकाबपोश व्यक्ति के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह उड़ गया। नकाबपोश व्यक्ति दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ प्रयास के बाद वह उठकर बैठ गया और लड़की की ओर देखा तो पाया कि उसके सामने एक युवा लड़का खड़ा है। लड़का देखने में 16-17 साल का लग रहा था और काफी सुंदर लग रहा था। वो लड़का दक्ष था। चिंता मत करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दक्ष ने कोमल स्वर में कहा और लड़की की ओर देखा। लड़की ने कुछ हिचकिचाहट के बाद अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक युवा लड़के का चेहरा है। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि नकाबपोश आदमी उससे दूर जमीन पर बैठा हुआ था। तुम मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो, है ना? नकाबपोश आदमी गुस्से में दहाड़ते हुए खड़ा हुआ। मैं बुराई से नफरत नहीं करता। वास्तव में मैंने खुद भी ऐसे कई काम किए हैं, लेकिन बुराई के कुछ रूप ऐसे हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उनमें से कई को खुद ही परास्त किया है। आज ऐसा करने के लिए एक अच्छा दिन लगता है, दक्ष ने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्द नकाबपोश आदमी को साफ सुनाई दे रहे थे। ये सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। तुम बेकार हो। मुझ पर चुपके से हमला करने के बाद क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम कोई बड़ी बात हो? मैं तुम्हें ये देखने को मजबूर करूंगा कि मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ, नकाबपोश आदमी ने क्रूर लहजे में कहा। वह आदमी खड़ा हुआ और दक्ष की ओर दौड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम भी आगे बढ़ पाता, स्थिति पूरी तरह बदल गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसकी गर्दन अब दक्ष के हाथ में थी और वह उसकी गर्दन से हवा में लटका हुआ था। एक 8वें चरण का गोल्ड कोरियन साधक मुझे कूड़ा कह रहा है। अपनी जगह जानो, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तुम चले जाओ। नकाबपोश आदमी को बोलने में कठिनाई हुई। क्या अब तुम अपने मालिक का इस्तेमाल करके मुझे धमकाने जा रहे हो? चिंता मत करो, अगला नंबर उसका होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उस आदमी को यह मुस्कान शैतान की मुस्कान जैसी लग रही थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आप जानते हैं, मैं मानव जाति की भलाई के लिए काम करने वाला कोई संत नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं संभाल नहीं सकता। आप जो करने वाले थे वो उनमें से एक था, दक्ष ने उस आदमी से कहा। अब अगर तुम आकाशीय क्षेत्र के साधक होते तो बात अलग होती, क्योंकि उस स्थिति में मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता और मैं खुद को निराशाजनक स्थिति में नहीं डालता, लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए मैं जो चाहूं कर सकता हूं। दक्ष मुस्कुराया और उसने अपने दूसरे हाथ से नकाबपोश आदमी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। ये वही हाथ है जिसका तुम इस्तेमाल करना चाहते थे, है ना? चलो इसके साथ कुछ मजा करते हैं। दक्ष ने हाथ को कसकर पकड़ते हुए उससे खींचा और हंसा। हाथ शरीर से अलग हो गया जबकि नकाबपोश लड़का जोर से चिल्लाया। दक्ष ने जानबूझकर नकाबपोश आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ कम कर दी थी ताकि वह उस आदमी की चीख सुन सके। यही तो आत्मा है, तुम जीवन से भरपूर हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उस आदमी का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। कृपया मत करो, आदमी ने दर्द से रोते हुए दक्ष से विनती की। कृपया मत करो, आदमी ने दर्द से रोते हुए दक्ष से विनती की, लेकिन दक्ष ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। इसके बजाय उसने उसे और मजबूत कर दिया। तो फिर मुझे अपने मालिक के बारे में बताओ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उस आदमी की आंखों में देखा। जैसे ही उस आदमी ने दक्ष को अपने मालिक के बारे में बात करते सुना, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे बहुत पसीना आने लगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। मैं तुम्हें अपने मालिक के बारे में नहीं बता सकता, आदमी ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा।
मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस बारे में सोचने का समय दूंगा, तुम अपना विचार बदल सकते हो। दक्ष ने अपने चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान बिखेरी, हालांकि उसने उस आदमी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान देखकर उस व्यक्ति के दिल में एक बुरा एहसास हुआ, और यह एहसास सच साबित हुआ क्योंकि उसका दूसरा हाथ भी काट दिया गया था। नकाबपोश आदमी के मुंह से एक और जोरदार चीख निकली। ये चीख किसी मरते हुए आदमी की चीख जैसी लग रही थी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे क्या तुम किसी निर्णय पर पहुंच गए हो? क्या तुम मुझे अब बता सकते हो? दक्ष ने नकाबपोश आदमी की पागल चीखों के बीच फिर से पूछा। अल्पविराम, तुम हिम्मत हो तो मुझे मार डालो। तुम कभी भी मेरे मालिक को पकड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। वह तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हारी मौत को तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा क्रूर बना देगा। वह आदमी रक्त की प्यास से भरा चेहरा लेकर दहाड़ा। वह चाहता था कि दक्ष उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए मर जाए। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अभी भी तुम्हारे 2 पैर और 1 सिर बचा है। अगर तुम मुझे अपने मालिक के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताऊंगा, दक्ष ने कहा और हंसते हुए उस आदमी की आंखों में देखा। चिन्हित आदमी को लगा कि दक्ष एक राक्षस है जो उसकी आत्मा की गहराई को देख सकता है। मृत्यु देवता का एक अवतार जिसे स्वर्ग ने उसके सभी गलत कामों के लिए उसे दंडित करने के लिए भेजा था। मत करो, कृपया मत करो। मैं और कुछ नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें वह सब बता दूंगा जो तुम करना चाहते हो। कृपया अब और मत करो, उस आदमी ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी की बातें सुनकर दक्ष के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। तो फिर मुझे अपने मालिक के बारे में सब कुछ बताओ। अगर यह पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि क्या होगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान बिखेरी और उसने उस आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैं तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मैं भी मास्टर के बारे में इतना नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि मास्टर पास की एक गुफा में रहता है। मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे हर 6 महीने में बलि के तौर पर 3 बच्चों को मास्टर के पास ले जाना होता है, नकाबपोश आदमी ने दक्ष को जवाब दिया। तो तुमने उसे गुफा से बाहर निकलते नहीं देखा? उसकी साधना के बारे में क्या? दक्ष ने नकाबपोश आदमी को घूरते हुए फिर पूछा। मैंने मास्टर को कभी गुफा से बाहर आते नहीं देखा। मुझे सारे आदेश बाहर से ही मिलते हैं, उस आदमी ने दक्ष को चिंतित स्वर में उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता थी कि दक्ष उस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर वह तुम्हें कैसे नियंत्रित करता है? अगर तुमने उसे धोखा दिया तो क्या होगा? दक्ष ने नकाबपोश आदमी के गुरु के बारे में सोचते हुए पूछा। जीवन नष्ट करने वाला कीड़ा। मालिक के पास मेरे बगल में एक और नौकर है और वह नौकर मालिक के बहुत करीब है। केवल वही मालिक से आदेश लेने के लिए गुफा में प्रवेश कर सकता है। वही मुझे आदेश देता है। उस नौकर ने मेरे शरीर के अंदर एक जीवन नष्ट करने वाला कीड़ा रखा है। केवल मालिक ही उस कीड़े को नियंत्रित कर सकता है। मालिक का एक विचार और मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मालिक से बहुत दूर चला गया तो मैं मर जाऊंगा। यही बात उस नौकर ने मुझे बताई। उसने कहा कि मैं इस गांव का दूत हूं और मालिक के लिए बलि इकट्ठा करने का प्रभारी हूं। दर्द के कारण बोलने में संघर्ष करते हुए वह आदमी बोलता रहा। वह प्रार्थना कर रहा था कि दक्ष उस पर विश्वास करे और उसे जाने दे। क्या आपके गुरु आकाश क्षेत्र के साधक हैं? दक्ष ने दूसरा सवाल पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि मैंने मास्टर को नहीं देखा है, लेकिन ये बहुत ही असंभव लगता है। मास्टर के मुख्य दास ने पहले कहा था कि मास्टर को पृथ्वी क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। मुझे लगता है कि मास्टर अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान का उपयोग कर रहे हैं, नकाबपोश व्यक्ति ने दक्ष को उत्तर दिया। ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। मैं तुम्हारे संदेश देखना चाहता हूँ, दक्ष ने नकाबपोश आदमी से कहा। क्या वह आदमी पागल हो गया है? वह दानव के पास जाना चाहता है। क्या वह मरना चाहता है? वहां मौजूद अधिकांश ग्रामीण नकाबपोश व्यक्ति के साथ दक्ष की बातचीत सुन रहे थे और अपने मन में दक्ष को छोटा कर रहे थे।
लेकिन वे इसे खुले तौर पर व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि हालांकि दक्ष दानव को नहीं मार सकता, फिर भी वह दानव के दूत के साथ हुई लड़ाई के आधार पर उन्हें आसानी से मार सकता है। मैं नहीं कर सकता। अगर मालिक को इस बारे में पता चल गया तो वह जीवन विनाशक कीट मुझे मार डालेगा। उस आदमी ने चेहरे पर डरी हुई नजर के साथ दक्ष को सीधे मना कर दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, मेरा आधा सिर पहले ही कट चुका है, नकाबपोश आदमी ने आगे कहा। क्या तुम अपने स्वामी से मुक्त नहीं होना चाहते? यदि तुम्हारे स्वामी को मार दिया गया तो वह जीवन नाशक कीट तुम्हें नहीं मारेगा, दक्ष ने नकाबपोश व्यक्ति को उत्तर दिया। भले ही आपने अपने दोनों हाथ खो दिए हो, लेकिन आपके पास अभी भी साधना है, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, दक्ष ने नकाबपोश व्यक्ति से कहा जब वह उससे सहमत होने की कोशिश कर रहा था। अगर यह वाकई संभव है, ठीक है, मैं तुम्हें गुफा में ले जाऊंगा, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं तो गुरु मुझे मार डालेंगे इससे पहले कि तुम कुछ कर पाओ। फिर भी मैं तुम्हें गुफा दिखाऊंगा, नकाबपोश आदमी ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। वह अपना एक अनुरोध रखना नहीं भूला। अल्पविराम अगर यह वाकई संभव है, ठीक है, मैं तुम्हें गुफा में ले जाऊंगा, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं तो गुरु मुझे मार डालेंगे इससे पहले कि तुम कुछ कर पाओ। फिर भी मैं तुम्हें गुफा दिखाऊंगा, नकाबपोश आदमी ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। वह अपना एक अनुरोध रखना नहीं भूला। ठीक है, गुफा का नजारा देखने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, दक्ष ने नकाबपोश से एक ईमानदार मुस्कान के साथ कहा। उसने उस आदमी को जमीन पर लिटा दिया और अपना हाथ उसकी गर्दन से हटा लिया। क्या मुझे उससे पहले कुछ प्रारंभिक उपचार मिल सकता है? अन्यथा हम वहां पहुंचने से पहले ही रक्त बहने से मेरी मौत हो जाएगी, नकाबपोश आदमी ने दक्ष से पूछा। उसके पैर कांप रहे थे और वह ठीक से खड़ा होने में भी संघर्ष कर रहा था। इस बारे में चिंता मत करो, मैं वहां पहुंचने के बाद तुम्हें एक जीवन रक्षक गोली दूंगा, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे और जीवन रक्षक गोली की मदद से तुम्हारे घाव भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कोई इलाज नहीं होगा, दक्ष ने नकाबपोश आदमी को जवाब दिया। पहले मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस गुफा के बारे में तुम बात कर रहे हो वह असली है, तभी तुम आजाद हो पाओगे और गोली पा सकोगे। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए उस आदमी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह उस आदमी को प्रेरित करने के लिए एक बेहतर प्रस्ताव देना नहीं भूला। ईमानदारी से कहूं तो उसके पास लाइफ ही पिल भी नहीं थी। उसके पास जो एकमात्र लाइफ ही पिल थी, उसका इस्तेमाल मिंग्यू को ठीक करने के लिए किया गया था जब दक्ष पहली बार उससे मिला था। जीवन को ठीक करने वाली गोली, कमाल है। मुझे पता था कि तुम कोई सामान्य बच्चे नहीं हो, तुम्हारे पास तो जीवन को ठीक करने वाली गोली भी है। तो चलो जल्दी करते हैं, नकाबपोश आदमी ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ कहा। जीवन रक्षक गोली का नाम जादू की तरह काम करता है और नकाबपोश व्यक्ति उत्साहित भाव से सीधा खड़ा हो जाता है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसके मालिक के साथ काम खत्म करके तुरंत वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने मिंग्यू और झिकविंग से कहा और वह उस आदमी का पीछा करने के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मिंग्यू और झिकिंग ने एक साथ कहा। वे दोनों दक्ष के बारे में चिंतित थे और नहीं चाहते थे कि वह अकेले जाए। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए मेरे साथ आना खतरनाक है। अगर मैं अकेला रहूंगा तो मेरे लिए यह आसान होगा, अगर हालात खराब हुए तो मैं भाग भी सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के साथ यह मुश्किल होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाया और तुरंत उन्हें मना कर दिया। वह उनके मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह अकेला है तो उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह स्थानिक पोर्टल क्षमता का उपयोग करके किसी भी समय बच सकता है। हालांकि वह उस क्षमता का उपयोग हर 24 घंटे में केवल एक बार ही कर सकता था, लेकिन यह उसके भागने के लिए पर्याप्त था। लेकिन उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। कोई परंतु नहीं, तुम नहीं आ रहे हो और यह अंतिम बात है, दक्ष ने उन्हें सख्त लहजे में कहा।
दोनों ने दक्ष को देखा और महसूस किया कि जब दक्ष इतना जिद्दी बन गया था तो उसे मनाना उनके लिए असंभव था। ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, झिकविंग ने चिंतित नजर से दक्ष से कहा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, मिंग्यू ने भी कहा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण दोनों केवल अपना सिर हिला सकते थे। यह अच्छा है, चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। चलो चलें, उसने नकाबपोश आदमी से कहा। नकाबपोश आदमी और दक्ष दोनों गांव से बाहर निकल गए। वे विभिन्न रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। 1 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद वे अंततः एक खाली दिखने वाले जंगल में पहुंच गए। मैं यहीं तक जा सकता हूँ, नकाबपोश आदमी अचानक ये कहते हुए रुक गया। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने गुरु की गुफा में ले जाओगे। मुझे यहाँ कोई गुफा नहीं दिख रही है, दक्ष ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया है और तुम्हें गुफा तक ले आया हूँ। क्या तुम्हें वहाँ वो बड़ा पत्थर दिख रहा है? नकाबपोश आदमी ने दक्ष को जवाब दिया। हाँ, मुझे वो पत्थर दिख रहा है। इसके बारे में क्या? दक्ष ने अपना सिर हिलाया और उस पत्थर को देखा जो उससे लगभग 400 मीटर की दूरी पर रखा हुआ था। गुरु की भूमिगत गुफा उस पत्थर के ठीक पीछे है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अन्यथा गुरु को मेरी भनक लग सकती है और वे मुझे मार सकते हैं। कृपया मुझे जीवन रक्षक गोली दे दें ताकि मैं अभी निकल जाऊं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, नकाबपोश व्यक्ति ने गंभीर नजर से दक्ष से कहा। क्या होगा अगर तुम गुफा के बारे में झूठ बोल रहे हो और उस पत्थर के पीछे कुछ भी नहीं है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम अब भी मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि गुफा उस पत्थर के ठीक बगल में है। अब मुझे मेरी गोली दे दो, नकाबपोश आदमी ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर से कहा। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। जहां तक जीवन रक्षक गोली की बात है, खैर बात यह है कि मेरे पास ऐसी कोई गोली नहीं है। मैंने झूठ बोला था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए नकाबपोश आदमी की गर्दन पकड़ी और उसकी गर्दन कुचल दी। नकाबपोश आदमी का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। मरने के बाद भी उसकी आंखें सदमे में खुली हुई थी। दक्ष ने नकाब उतारकर उसे देखने की भी परवाह नहीं की। दक्ष ने पत्थर को घूरते हुए कहा कि वो पत्थर की ओर बढ़ने वाला था जब उसने पास से कुछ शोर आते सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि आवाज नकाबपोश आदमी के शरीर से आ रही थी। दक्ष के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। वो वहीं खड़ा रहा और नकाबपोश आदमी की सीना को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। शोर काफी देर तक जारी रहा। कुछ समय बाद दक्ष आखिरकार उस चीज को देख पाया जो इतनी आवाज कर रही थी। उस चीज को देखते ही उसके हाव भाव अजीब हो गए। कुछ समय बाद दक्ष आखिरकार उस चीज को देख पाया जो इतनी आवाज कर रही थी। उस चीज को देखते ही उसके हाव भाव अजीब हो गए। यह एक अजीब जीव था, एक ऐसा जीव जो बिल्कुल कैटरपिलर जैसा दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसका रंग रक्त जैसा लाल था। दक्ष को यकीन नहीं था कि जीव का रंग रक्त जैसा लाल था या ये लाल रंग असली रक्त था, क्योंकि यह जीव नकाबपोश आदमी की सीना से निकला था। तुम्हें जीवन नष्ट करने वाला कीट होना चाहिए। तुम एक दिलचस्प प्राणी हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और बैठकर कीट को देखने लगा। भविष्य में तुम उपयोगी हो सकते हो। मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता, दक्ष ने जीवन नष्ट करने वाले कीट को घूरते हुए कहा। जुन, मैं जीवन नष्ट करने वाले कीट के साथ एक अनुबंध स्थापित कर सकता हूँ, है न? दक्ष ने जुन से पूछा, जबकि वह जीवन नष्ट करने वाले कीट को देखता रहा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जाने की कोशिश कर रहा था। ओह, तुम्हें आखिरकार मेरी याद आ ही गई। मुझे तो लगता था कि तुम्हारी लड़कियां ही तुम्हारी एकमात्र चिंता हैं। जुन ने गुस्से भरे लहजे में कहा। अरे ऐसा मत कहो, तुम भी तो मेरी ही लड़की हो। वैसे भी तुमने मुझे जीवन नष्ट करने वाले कीड़े के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, दक्ष ने हंसते हुए कहा। चे, ये घटिया लाइनें अपनी लड़कियों के लिए बचाकर रखो, जुन ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। वैसे भी तुम सही हो,
जीवन नष्ट करने वाले कीट को वश में करने में कोई समस्या नहीं है, बस वही तरीका अपनाओ, हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा हो। जून ने उसे जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगाया। ठीक है, धन्यवाद। दक्ष ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ जून को धन्यवाद दिया। ठीक है छोटे दोस्त, तुम मेरे साथ आओगे? दक्ष मुस्कुराया और उसने अपनी उंगली को हल्के से काटा। उसकी उंगली से रक्त बहने लगा। दक्ष ने अपनी रक्त बह रही उंगली को जीवन नष्ट करने वाले कीट के सिर के ऊपर लाया और रक्त की एक बूंद जीवन नष्ट करने वाले कीट के सिर पर गिरा दी। जैसे ही रक्त की बूंद उसके सिर पर गिरी, जीवन नष्ट करने वाला कीड़ा चमकने लगा। करीब 1 मिनट तक चमकने के बाद वो सामान्य हो गया। पालतू बनाना सफल रहा और दक्ष को महसूस हुआ कि उसके और जीवन नाशक कीट के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है। परिवार में आपका स्वागत है, लिटिल गाय, दक्ष ने जीवन नष्ट करने वाले कीड़े को देखते हुए कहा। ठीक है, अब तुम्हारा नाम रखने का समय आ गया है। अरे यार, ये हमेशा सबसे मुश्किल काम होता है। अगर तुम्हें नाम पसंद नहीं आया तो मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। अब से तुम्हें कैटी कहा जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कैटरपिलर जैसी दिखती हो। दक्ष ने जानवर का नाम रखते हुए मुस्कुराया। ठीक है कैटी, अब अपने बड़े भाई और बहन से मिलने का समय हो गया है। ठीक से व्यवहार करना सुनिश्चित करें, दक्ष ने हंसते हुए कहा और उसने जीवन को नष्ट करने वाले कीट को अपनी प्राचीन अंगूठी के जानवर क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, अब गंभीर होने का समय आ गया है। वह खड़ा हुआ और दूसरी तरफ के पत्थर की ओर देखने लगा। वो पत्थर की ओर चलने लगा। दक्ष अभी 100 मीटर ही चला था कि उसने किसी को देखा। पत्थर के दूसरी तरफ से एक आदमी बाहर आया। वह आदमी 7 फीट से ज्यादा लंबा था, लेकिन काफी दुबला पतला दिख रहा था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, जिससे उसका बड़ा माथा और भी बड़ा लग रहा था। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गंजे आदमी ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। गंजे आदमी को ये समझने में देर नहीं लगी कि 16-17 साल का लड़का उसकी ओर आ रहा है। वो इस जगह पर एक बच्चे को देखकर दंग रह गया और बस दक्ष को देखता रहा। एक 8वें चरण का गोल्ड कोर क्षेत्र साधक। वो स्वामी नहीं हो सकता, वो दूसरा सेवक होगा जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, दक्ष ने सोचा और उसने उस आदमी को दिलचस्पी से देखा। अच्छा, भगवान का शुक्र है कि मुझे कोई मिल गया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं सीनियर? मैं अपनी बड़ी बहन की बीमारी का इलाज करने के लिए एक जड़ी बूटी की तलाश कर रहा हूँ, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ कहा। क्या सीनियर ने 9 यान ग्रास देखी है? उसने चिंतित निगाह से पूछा। इस समय दक्ष एक भोले भाले युवा लड़के की तरह लग रहा था जो बिना कुछ सोचे समझे जंगल में चला आया था और यही वो चित्रित करना चाहता था। उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई जब उसने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दक्ष को देखा। 9 यान घास? बेशक, मैंने 9 यान घास देखी है। वास्तव में यह आसपास काफी बड़ी मात्रा में उग रही है। मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ, गंजे आदमी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा और पत्थर की ओर इशारा किया। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, दक्ष खुशी से मुस्कुराया और उस आदमी के पीछे चला गया। तो बच्चे, तुम कहाँ से हो? गंजे आदमी ने पूछा और धीरे धीरे अपनी गति कम करते हुए दक्ष के ठीक बगल में पहुंच गया। वह नहीं चाहता था कि दक्ष भाग जाए। मैं पास के शहर से हूँ। मैं एक किताब पढ़ रहा था और मुझे 9 यांग घास के बारे में पता चला। इसमें लिखा था कि 9 यांग घास बीमारी को ठीक कर सकती है। ये वही बीमारी थी जिससे मेरी बहन पीड़ित थी, दक्ष ने उस आदमी को जवाब दिया। ओह, वैसे भी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अकेले कैसे जाने दिया? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ किसी को नहीं भेजा? गंजे आदमी ने फिर पूछा। मेरे माता पिता नहीं है। जब हम छोटे थे तभी हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरे परिवार में सिर्फ एक बहन है, लेकिन वो इस समय बहुत बीमार है। वह मेरी देखभाल करती थी, लेकिन अब वह खड़ी भी नहीं हो सकती। कोई भी डॉक्टर हमारी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार में ज्यादा पैसे नहीं हैं। दक्ष ने उस आदमी की ओर उदास भाव से देखा। इसीलिए मैं खुद ही जड़ी
बूटी की खोज करने के लिए अपना घर छोड़कर चला आया। किताब में लिखा था कि 9 यांग घास इसी क्षेत्र में उगती है, दक्ष ने गंजे आदमी से आगे कहा। इसीलिए मैं खुद ही जड़ी बूटी की खोज करने के लिए अपना घर छोड़कर चला आया। किताब में लिखा था कि 9 यांग घास इसी क्षेत्र में उगती है, दक्ष ने गंजे आदमी से आगे कहा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें अपने परिवार की बहुत चिंता है, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद अपनी बहन को जरूर ठीक कर सको, उस आदमी ने कोमल स्वर में कहा और अपना हाथ दक्ष की पीठ पर रखा। दक्ष उस आदमी को देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसने अपनी पीठ को एक पतली सी जगह की बाधा से ढकना नहीं भूला, ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति से उसकी पीठ सुरक्षित रहे। लेकिन चूंकि बाधा उसके कपड़ों के अंदर थी, इसलिए आदमी को पता ही नहीं चला। धन्यवाद गुरुजी, क्या मैं गुरुजी का नाम पूछ सकता हूँ? दक्ष ने गंजे आदमी से पूछा। मेरा नाम, मैं वुजी लू हूँ, आप क्या कहते हैं? उस आदमी ने पूछने से पहले दक्ष को उत्तर दिया। मैं दक्ष हूँ, शुक्रिया मास्टर लू, आप मेरी जिंदगी में भगवान की तरह आए और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाया। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना धन्यवाद दूं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, दक्ष ने भावुक स्वर में कहा। वह उस आदमी की तरफ मुड़ा और उसे धन्यवाद दिया। ये ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए पहले से ही काफी कुछ कर रहे हैं, वुजी लू नामक व्यक्ति ने हल्की हंसी के साथ कहा। तुम कुछ ही मिनटों में मर जाओगे, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? ये बेवकूफ मौत की तलाश में आया है, वुजी लू ने सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम मास्टर लू किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपकी किस तरह मदद कर रहा हूँ? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। कुछ नहीं, मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपकी बहन की मदद कर रहा हूँ और बदले में अच्छे कर्म कमा रहा हूँ। ये सब आपकी वजह से है, इसीलिए आप मेरी मदद कर रहे हैं, गंजे आदमी ने दक्ष को जवाब दिया। उन्हें पत्थर के पास से गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहाँ बड़े पत्थर के ठीक बगल में एक छोटा पत्थर था। छोटा पत्थर 1 मीटर चौड़ा और सिर्फ आधा मीटर ऊंचा था। दूसरा पत्थर, गुफा उस पत्थर के नीचे ही होगी, दक्ष ने पत्थर को देखते हुए सोचा। यहीं रुको, वुजी लू ने पत्थर की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। उसने पत्थर को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। कुछ बल लगाने के बाद उसने आसानी से पत्थर को उठा लिया और पत्थर के नीचे एक छेद दिखाई दिया। दक्ष का अनुमान सही साबित हुआ। वुजी लू ने पत्थर को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए लॉन्ग चेन की ओर देखने लगा। अंदर आओ, मैंने वो जड़ी बूटी देखी है जिसे तुम भूमिगत गुफा के अंदर ढूंढ रहे हो। वो दक्ष की ओर चला और चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से उससे कहा। ठीक है, दक्ष खुशी खुशी उसके करीब चला गया। लोग दक्ष के पीछे खड़े होकर उसके अंदर आने का इंतजार करने लगे। ये द्वार लगभग 90 सेमी चौड़ा था। नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं। दक्ष ने सीढ़ियों पर पैर रखा और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे दक्ष नीचे उतरता गया, सीढ़ियों का छोटा सा छेद और चौड़ा होता गया। लगभग 3 मिनट के बाद सीढ़ियां अंततः समाप्त हो गई और दक्ष को असली गुफा दिखाई दी। सीढ़ियां एक गुफा पर समाप्त हुई जो लगभग 3 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची थी। 9 यांग जड़ी बूटी आगे अंदर है, आप आगे चल सकते हैं, मैं पीछे रहूंगा। गुफा हमें सीधे जड़ी बूटियों तक ले जाएगी, वुजी लू ने मुस्कुराते हुए कहा जब वो दक्ष के पीछे खड़ा था। ठीक है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और गुफा में और अंदर जाने लगा। लगभग 300-400 मीटर चलने के बाद वो सुरंग के अंत में पहुंच गया। एक कमरे के खुलने पर समय समाप्त हो गया। कमरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि यह बहुत बढ़िया बना हुआ है। कमरा एक चौकोर आकार का लग रहा था और इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई करीब 10 मीटर थी। दक्ष कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और कमरे के अंदर देख पा रहा था। वह कमरे के बीच में रखी एक बड़ी कढ़ाई देख सकता था। कढ़ाई आधी चांदी और आधी सोने की थी। कढ़ाई के चांदी वाले हिस्से पर सूर्य का प्रतीक बना हुआ था, जबकि कढ़ाई के सुनहरे हिस्से पर चंद्रमा का प्रतीक बना हुआ था। कढ़ाई काफी अजीब लग रही थी।
एक व्यक्ति कढ़ाई के पास खड़ा था। उस व्यक्ति ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था जो उसे पूरी तरह से ढक रहा था। दक्ष यह नहीं देख सका कि वो व्यक्ति कौन था क्योंकि उसकी पीठ दक्ष की ओर थी। ये जरूर उनका मालिक होगा। दिलचस्प है, दक्ष ने काले लबादे वाले आदमी की पीठ पर नजर डालते हुए सोचा। हालांकि वह नहीं देख पाया कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन दक्ष यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि यह वही व्यक्ति था जिसे गांव वाले राक्षस कहते थे, उस नकाबपोश आदमी का स्वामी। छोटी लू, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। वैसे तुम्हारे साथ वह लड़का कौन है? उस व्यक्ति ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। आवाज एक लड़की की थी और सुनने में काफी अच्छी लग रही थी। दक्ष ने आवाज सुनी तो वह भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। आवाज स्ट्रैंड थी और किसी लड़की की आवाज जैसी लग रही थी। वह ये देखकर भी हैरान था कि लड़की दक्ष की मौजूदगी के बारे में जान पाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कोई लड़की होगी। वह अपने आस पास के माहौल से अवगत रहने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग कर रही होगी, दक्ष ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग करके लड़की की साधना पर अंकुश लगाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक छोटा लड़का है जो मुझे तब मिला जब मैं यहाँ से जा रहा था। वह अपनी बीमार बहन के लिए 9 यांग घास की तलाश में निकला था, लेकिन उसके पास कोई साधना भी नहीं है। वो बस एक बेकार इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मालिक के काम आ सकता है, बुजीलू ने कहा और जोर से हंसने लगा। क्या बेटा, क्या तुम चौंक नहीं गए? तुम इतनी आसानी से मूर्ख बन गए। यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है, इसके बजाय तुम ही जड़ी बूटी होगे। गुरु की साधना के लिए जड़ी बूटी। बुजीलू पागलों की तरह हंसने लगा और उसने दक्ष को घूर कर देखा, लेकिन उसकी हंसी को भौहें सिकुड़ने में देर नहीं लगी क्योंकि उसने देखा कि दक्ष बस वहीं शांति से खड़ा था। क्या बेटा, क्या तुम चौंक नहीं गए? तुम इतनी आसानी से मूर्ख बन गए। यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है, इसके बजाय तुम ही जड़ी बूटी होगे। गुरु की साधना के लिए जड़ी बूटी। बुजीलू पागलों की तरह हंसने लगा और उसने दक्ष को घूर कर देखा, लेकिन उसकी हंसी को भौहें सिकोड़ने में देर नहीं लगी क्योंकि उसने देखा कि दक्ष बस वहीं शांति से खड़ा था। दक्ष जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि एक नश्वर भी है जो दिव्य ज्ञान का उपयोग कर सकता है? तुम सच में अपना स्पर्श खो चुकी हो लिटिल लू, है ना? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लड़का इतना सरल नहीं है। मुझे लगता है कि उसने मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। महिला ने एक मनोरंजक स्वर में उत्तर दिया। उसने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या? बुजीलू चौंक गया जब उसने लड़के की ओर देखा। दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे कहना ही होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह भयंकर बच्चा खाने वाली राक्षसी एक महिला होगी। मैं कुछ हद तक हैरान हूँ। दक्ष ने काले वस्त्र पहने लड़की से चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। ओह, क्या आजकल लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं? ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लड़की ने दक्ष को जवाब दिया। दक्ष उसके चेहरे के भाव नहीं देख पाया, लेकिन उसे यकीन था कि वह नाराज है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे बेवकूफ बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुजीलू गुस्से में दहाड़ते हुए दक्ष की ओर भागा। वह एक बच्चे द्वारा बेवकूफ बनाए जाने पर बहुत क्रोधित था। उसने दक्ष की सीना की ओर मुक्का मारा, लेकिन दक्ष ने बिना किसी कठिनाई के उसका हाथ पकड़ लिया। बुजीलू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ा नहीं सका। उसने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल दक्ष पर हमला करने के लिए किया, लेकिन दक्ष ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली जब दक्ष ने पूरी ताकत से उसकी सीना पर लात मारी, जबकि उसके हाथों को दक्ष ने मजबूती से पकड़ रखा था। बुजीलू की सीना टूट गई क्योंकि दक्ष का। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए
मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। का पैर उसकी सीना में घुस गया और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। उफ, यह वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। अब मेरी पैंट पूरी तरह से गंदी हो गई है। दक्ष ने अपने चेहरे पर घृणा भरी नजर से कहा और वू जी लू के हाथों को मुक्त कर दिया। वू जी लू का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। दक्ष ने अपना ध्यान वापस काले लबादे में ढकी महिला पर केंद्रित किया। क्या तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी? शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा जब उसने काले लबादे वाली महिला की पीठ की ओर देखा। मैंने ये कई बार सुना है और मेरा मानना है कि यह झूठ नहीं था। आजकल के युवा वाकई जोश से भरे हुए हैं। तुम कोई सीधे सादे लड़के नहीं हो, है ना? बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तुम क्या चाहते हो? काले लबादे वाली महिला ने धीरे से पीछे मुड़ते हुए कहा। जब महिला पीछे मुड़ी तो दक्ष अंततः उसका चेहरा देख पाया और वो दंग रह गया। हैरानी की बात है कि वह काफी खूबसूरत और जवान दिख रही थी। वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह सिर्फ 20 साल की हो, लेकिन दक्ष को लग रहा था कि ऐसा नहीं है। लड़की के बाल हल्के हरे रंग के थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं जो दक्ष को घूर रही थी। लड़की की त्वचा गोरी और आईपीएस पतले थे। तुम बच्चों का अपहरण क्यों करती हो? क्या तुम बच्चों को मारे बिना अपना जीवन नहीं जी सकती? दक्ष ने लड़की की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुमसे ऐसा झूठ किसने कहा? मैं बच्चों को नहीं मारती। ये सब पूरी तरह फालतू बात है। दक्ष की बातें सुनते ही महिला दक्ष के सामने हंसने लगी। तुम उन्हें नहीं मारते, फिर तुम क्या करते हो? तुम बच्चों को क्यों ले जाते हो? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। क्या वे अभी भी जीवित हैं? दक्ष ने आगे पूछा। पहले मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारी कम उम्र और तुमने जो ताकत दिखाई है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ संदेह है, लेकिन तुमसे सुनना बेहतर है, महिला ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रुवान हूँ, थंडर जायंट संप्रदाय की मुख्य शिष्या। मेरे गुरु उत्तरी चंद्र साम्राज्य में थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर हैं। अब मुझे बताओ कि बच्चे कहाँ हैं? अगर तुम ईमानदार हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, दक्ष ने महिला से कहा। थंडर जायंट सेक्ट, महिला ने चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी और वह गहरी सोच में डूब गई। मैंने सोचा था कि वह पास के जुबान साम्राज्य से है, लेकिन थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का निजी शिष्य। लगता है मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़के को मारना होगा क्योंकि यह मेरी अच्छी तरह से व्यवस्थित जिंदगी में दखल दे रहा है। महिला ने चेहरे पर शिकन के साथ सोचा। उसने अपनी आंखें दक्ष से नहीं हटाई। मुझे बच्चों के बारे में बताओ, दक्ष ने फिर ऊंची आवाज में पूछा। बच्चे, तुम्हें बच्चों की खासियत पता है? वे जीवन से भरपूर होते हैं, इसलिए मैंने उनकी सारी जीवन शक्ति अपने लिए ले ली। चिंता मत करो, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने उनकी अधिकांश जीवन शक्ति चूस ली और जो बची उसे वू जी लू के लिए छोड़ दिया। मैंने उसे बच्चों से निपटने की पूरी आजादी दी, काले कपड़े वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मुझे लग रहा है कि लिटिल लू ने बच्चों को मार डाला है, लेकिन कम से कम मैंने खुद ऐसा भयानक काम नहीं किया, इसलिए मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, महिला ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसने दक्ष की तरफ देखा। तुम, दक्ष को महिलाओं की बातें सुनकर अपना रक्त खौलता हुआ महसूस हुआ। चूंकि तुम यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें जीवित वापस जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हारे मालिक का नाम तुम्हें मुझसे बचा सकता है। भले ही तुम्हारे मालिक को तुम्हारी स्थिति के बारे में पता हो, फिर भी वह समय पर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। जब तक वह यहाँ आएगा, मैं बहुत पहले ही जा चुकी होंगी। दक्ष से बात करते हुए महिला की आवाज बहुत तीखी हो गई। मेरे लिए मर जाओ, उसने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। अल्पविराम, मेरे लिए मर जाओ, उसने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। लॉन्ग चेन के हाथ में एक तलवार दिखाई दी जिसे उसने चारों ओर घुमाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ जीवन नाशक कीड़े मुझे वश में कर लेंगे?
क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं अपने ऊपर छत पर मौजूद कीड़ों को नहीं देख पाऊंगा? दक्ष ने कहा, क्योंकि जीवन नाशक कीड़ों के शरीर आधे आधे कटते जा रहे थे और जमीन पर गिर रहे थे, जब तक कि कोई भी नहीं बचा। महिला का चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि उसके सभी दुर्लभ कीड़े मारे जा रहे हैं। उसे लगा जैसे उसका रक्त खौल रहा है। मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगी, महिला गुस्से में चिल्लाई और आखिरकार आगे बढ़ी, यहाँ तक कि दक्ष भी उसकी गति देखकर दंग रह गया। वो हवा जितनी ही तेज लग रही थी। लड़की के हाथों में 2 चाकू दिखाई दिए। जैसे ही उसने दक्ष की सीना पर वार किया, लेकिन जब चाकू खाली हवा में से गुजरे तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। जैसे ही चाकू उसे छूने वाले थे, दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया, इसलिए चाकू उससे चूक गए। महिला गुस्से में चिल्लाई। तभी दक्ष उसकी पीठ के पीछे आया और अपनी तलवार से उस पर वार किया। उसकी पीठ पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया, जिससे रक्त बहने लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई। वह गुस्से से भरी नजरों के साथ पीछे मुड़ी और अपना चाकू दक्ष की ओर घुमाया। दक्ष ने हमले से बचते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तलवार से उसकी कलाई काट दी। चाकू जमीन पर गिर गया और लड़की पागलों की तरह चिल्लाने लगी। दक्ष ने उसका हाथ छुड़ाया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। महिला की पीठ जमीन से टकराने पर उसके मुंह से रक्त निकला। एक गड्ढा पीछे रह गया था, क्योंकि लॉन्ग चेन ने उसे फिर से हवा में उठा लिया था, जिससे वह अपनी गर्दन से हवा में लटक गई थी। जानती हो, जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना था तो मैंने सोचा था कि तुम पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधक होगे, लेकिन कौन जानता था कि तुम केवल 4थे चरण के पृथ्वी क्षेत्र के साधक होगे। मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी कमजोर ताकत के साथ अभी भी जीवित हो। जुवान साम्राज्य के इतने नजदीक होने पर भी तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? दक्ष ने अपने चेहरे पर निराशा भरी नजर के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी क्षेत्र साधक कैसे हो सकती हो? यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर के शिष्य में भी इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। महिला ने अपने चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाते हुए कहा। उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था। मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बस एक व्यक्ति हूँ जो तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तुम्हें बस ये जानना है कि आज ही वह दिन है जब तुम मरोगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी ओर देखा। यह मत सोचो कि तुम जीत गए हो, तुम अभी भी मरने वाले हो। महिला ने ये कहते हुए अपने दांत भींच लिए। अब तक उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो चुकी थीं। दक्ष को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे आग का गोला बन रहा है। उसे अचानक खतरा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आग का वह धधकता गोला उसकी पीठ पर आ गिरा। दक्ष दर्द से कराह उठा और उसने महिला को फेंक दिया और अपनी जगह से गायब हो गया। वो जहां खड़ा था वहां से 10 मीटर पीछे दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां भाग जाओगे? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। लड़की पागलों की तरह हंसी और दक्ष को घूरने लगी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और वह अपना बायां हाथ हिलाती रही और अपने हाथ से तरह तरह के इशारे करती रही। आग के गोले एक के बाद एक लॉन्ग चेन के चारों ओर प्रकट होते रहे और लॉन्ग चेन को निशाना बनाते रहे। ज्वालासार नहीं, ज्वालासार ज्वाला पर इतना नियंत्रण नहीं दे सकता। ज्वालाएं इतनी भी प्रबल नहीं है। तुमने ज्वाला का नियम सीख लिया है ना? दक्ष ने अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया और वह आग के धधकते हुए गर्म गोले से बचता रहा। मुझे आश्चर्य है कि तुम कानूनों के बारे में जानते हो। बहुत से लोग कानूनों के बारे में नहीं जानते, लेकिन तुम सही हो। मैंने अग्नि के नियम को ठीक से समझ लिया है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें नहीं बचा सकता बेटा, तुम्हें फिर भी मरना ही होगा, काले वस्त्र वाली महिला ने तीखी आवाज में कहा और उसने दक्ष पर हमला जारी रखा। दक्ष अपने स्थान से गायब हो गया और उसने फिर से टेलीपोर्ट का उपयोग किया और लड़की के पास दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, आग का एक और गोला उसके चारों ओर प्रकट हुआ और दक्ष पर हमला कर दिया। दक्ष को आग लगी और वह पीछे की ओर गिरा। उसके मुंह से रक्त निकला। दक्ष जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर लौटने लगा। जैसे ही उसने आग का एक और गोला देखा, वह खड़ा हो गया।
तुम बच नहीं सकते। लड़की पागलों की तरह हंस रही थी और दक्ष पर हमला कर रही थी। लॉन्ग चेन को कमरे से बाहर जाने से रोकने के लिए गुफा के मुहाने पर आग की एक दीवार खड़ी कर दी गई है। बस दक्ष जोर से चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखों का रंग बदल गया था। जैसे ही उसके आस पास की जगह बदली, उसकी आंखें तारों की तरह काली हो गई। आग के गोले उस पर लगातार वार कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आग के गोले किसी अवरोध पर वार कर रहे थे, जिससे वे लॉन्ग चेन को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। काले वस्त्र पहने लड़की ने जब देखा कि आग का गोला लॉन्ग चेन के अवरोधक द्वारा रोक दिया गया है तो उसकी भौहें तन गईं। बाधा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा आग की जलती हुई आत्मा को रोक सकती है? महिला ने ठंडे स्वर में उपहास करते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। दक्ष के चारों ओर आग का एक घेरा बन गया जो पागलों की तरह जलने लगा। जलती हुई गर्म लपटें पूरे आग के घेरे में भर गई। लपटें लगातार घनी होती जा रही थी। कमरा गर्म होने लगा था और आग दक्ष को जिंदा जलाने की कोशिश कर रही थी। मैं देखूंगी कि तुम कितने समय तक जीवित रह सकते हो। महिला ने धधकती आग को देखकर गर्व से मुस्कुराई। आग इतनी घनी थी कि आग के अंदर दक्ष को देखना भी मुश्किल था। मैं देखूंगी कि तुम कितने समय तक जिंदा रह सकती हो। महिला ने धधकती आग को देखकर गर्व से मुस्कुराई। आग इतनी घनी थी कि आग के अंदर दक्ष को देखना भी मुश्किल था। महिला को ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉन्ग चेन को आग में जलते हुए देखने का आनंद ले रही थी। तभी पीछे से एक तलवार उसके दिल में घुस गई। हाँ, कैसे? उसने फिर से रक्त का एक कौर बाहर निकाला और चिल्लाया, तुम्हारी आग अनंत अंतरिक्ष के सामने कुछ भी नहीं है। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। जैसे ही महिला जमीन पर गिरी, दक्ष ने उसकी पीठ से तलवार खींच ली। तुम्हें तो प्रतिभाशाली होना चाहिए था क्योंकि तुम अग्नि के नियम को सीखने में सक्षम थी। तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, दक्ष ने महिला के मृत शरीर को देखते हुए कहा। बस सुनिश्चित करने के लिए उसने महिला का सिर काट दिया। लड़की आग के नियम सीखने में सक्षम थी। उसके पास अपनी आस्तीन में अन्य चालें भी हो सकती थी। दक्ष कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसके साथ काम खत्म होने के बाद दक्ष ने उसकी स्टोरेज अंगूठी ली और कमरे में चारों ओर देखने लगा। कमरे में कोने में एक आरामदायक बिस्तर, बीच में कढ़ाई और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के अलावा और कुछ नहीं था। दक्ष पहले जड़ी बूटियों की ओर चला गया। उसने सभी जड़ी बूटियों को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर वापस कढ़ाई की ओर मुड़ गया। वो कढ़ाई की ओर चला गया और उसका निरीक्षण करने लगा। कढ़ाई का आधा हिस्सा चांदी का था जबकि दूसरा आधा हिस्सा सोने का था। कढ़ाई के सुनहरे हिस्से पर चांद का प्रतीक था जबकि चांदी वाले हिस्से पर सूर्य का प्रतीक था। उनके बीच में सितारों के दर्जनों प्रतीक थे। ये कढ़ाई किसी खजाने जैसी वस्तु की तरह दिखती है। ये कम से कम गोल्ड ग्रेड की कलाकृति है। यह इससे भी अधिक हो सकती है। ऐसा लगता है कि यह यात्रा सार्थक थी। दक्ष ने कढ़ाई पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। उसने हंडे को अपने भंडारण रिंग में रखा और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली आग गायब हो चुकी थी और अब तक रास्ता साफ हो चुका था। दक्ष को कोई परेशानी नहीं हुई और वो गुफा से बाहर निकलकर गांव की ओर चलने लगा। आधे घंटे के बाद लॉन्ग चेन अंततः गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वो ये देखकर दंग रह गया कि सभी गांव वाले घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे कुछ बुदबुदा रहे थे। उनकी बातें सुनकर दक्ष कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। वो लड़का तो मर ही गया है, अब हमारी बारी है। राक्षस हम सबको मार डालेगा, गांव वाले चिंतित भाव से कहते रहे। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, फालतू बात करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। ज़ीकिंग ने गुस्से से अपना चेहरा ढक लिया। उसने उस आदमी को घूर कर देखा जिसने अभी बात की थी। हम क्यों रुके? हम सच कह रहे हैं। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर हमने उन 3 बच्चों को किसी को दे दिया होता तो सब कुछ हमेशा की तरह शांति से निपट जाता, लेकिन उस लड़के ने हमारे काम में दखल दिया और अब हम सब मर जाएंगे। एक गांव खड़ा हो गया और जोर से बोला, हाँ, उसे मरना चाहिए, हमें नहीं।
एक अन्य ग्रामीण ने जोर से कहा। राक्षस को उसे मार देना चाहिए, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। पहले ग्रामीण ने फिर कहा, काश वह लड़का मरने से पहले राक्षस को बता पाता कि यह सब उसकी गलती थी। मैं नहीं चाहता कि राक्षस एक बेवकूफ बच्चे की गलतियों के लिए हमें दोषी ठहराए, उन्होंने आगे कहा। जल्द ही अन्य लोग भी उठकर ऐसी ही बातें कहने लगे। तुम सब क्या कह रहे हो? लड़का हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, हमें उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, गांव के मुखिया ने असंतुष्ट स्वर में कहा। चुप रहो बूढ़े आदमी, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारी बेटी को बचाया था, ग्रामीण ने जवाब दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गांव का मुखिया कुछ कह रहा था, लेकिन उसे गांव वाले ने रोक दिया। उसे उस राक्षस दूत को आपकी बेटी को ले जाने देना चाहिए था। इतने सालों में गांव के कई बच्चों की बलि राक्षसों को दी गई है, तो क्या हुआ अगर एक और था? ग्रामीण ने कहा। वो उसे ले जाने वाला नहीं था। दूत ने कहा था कि वह केवल उसे नंगा करेगा और उसका बलात्कार करेगा। तुम उसे नहीं खोते। वह भाग्यशाली होती कि उसे राक्षस दूत से चुदने का अवसर मिला, लेकिन उस राक्षस दूत पर उस आवेगी बच्चे ने हमला कर दिया। वह ग्रामीण फिर कुछ कह रहा था, लेकिन उसके वाक्य के बीच में ही उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया और वह जमीन पर गिर गया। और कौन मेरे बारे में बुरा भला कह रहा था? दक्ष ग्रामीण के शव के पास खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। सभी गांव वाले डर से कांपने लगे और उन्होंने लॉन चेन से दूरी बना ली तथा पीछे हट गए। तुम वापस आ गई, कैसा रहा? मिंग्यू ने दक्ष से पूछा जब वह उसके पास आए। उसके चेहरे पर राहत भरी झलक थी। ये संभाल लिया गया है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे मुझे लगता है कि मैंने उनकी मदद करके गलती की। मैं इंसानियत का गुण भूल गया था। बच्चों को बचाने के बावजूद भी मैं बुरा आदमी था। मैं भविष्य में बेहतर निर्णय लूंगा, दक्ष ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। उसके हर शब्द से गांव वालों को अपने व्यवहार पर और अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। चलो चलें, हम जा रहे हैं, दक्ष ने लड़कियों से कहा और उनकी गाड़ी की ओर चलने लगा। रुको गुरु, पीछे से एक आवाज आई। दक्ष रुका और पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे गांव का मुखिया खड़ा था। तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो हमारे परिवार में लंबे समय से है, बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को कुछ देते हुए कहा। दक्ष ने जब उपहार खोला तो वो दंग रह गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। दक्ष ने जब उपहार खोला तो वो दंग रह गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पत्थर, दक्ष ने अपने हाथ में मौजूद चीज को देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे नहीं पता कि इस पत्थर का क्या उपयोग हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि यह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक विशेष पत्थर है और यह हमारे परिवार को प्रसिद्धि दिलाने में मदद करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हमारे भाग्य में है। मैं इसे आपको उपहार के रूप में देना चाहूंगा, गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है? ओह ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें भविष्य के लिए कुछ उम्मीद देना चाहते थे। मुझे उन्हें यह नहीं बताना चाहिए और अच्छी उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए, दक्ष ने अपने हाथ में पत्थर को देखते हुए सोचा। धन्यवाद ग्राम प्रधान, मैं इस विशेष पत्थर को सावधानी से रखूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने पत्थर को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। लुलू, क्या तुम भी कुछ कहना नहीं चाहते? गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक लड़की उसकी पीठ के पीछे छिपना छोड़कर बाहर आ गई। धन्यवाद बड़े भाई, लड़की ने झुकते हुए कहा। तुम उसके पीछे क्यों छिपी थी? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? दक्ष ने उसे देखते हुए मुस्कुराया। अच्छा,
मैंने एक ग्रामीण का सिर काट दिया था, इसलिए उसका डरना गलत नहीं है। दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा। सब कुछ के लिए धन्यवाद, मैं अब जा रहा हूँ, दक्ष ने कहा और वो पीछे मुड़ा और चला गया। दक्ष मिंग्यू और जिक्विन के साथ गाड़ी में चढ़ गया और गाड़ी चलने लगी। कुछ ही समय में वे गांव के बाहर पहुंच गए और सड़क पर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ मिनटों तक गाड़ी के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा रहा, फिर दक्ष बेचैन होने लगा। आह मिंग्यू, पहले वाली बात के बारे में, क्या ये बात करने का सही समय है? दक्ष ने कुछ झिझक के साथ कहा। उसने मिंग्यू से उस बात के बारे में बात करने का फैसला किया जिससे वह काफी समय से बच रहा था। मैं भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम जा सकते हो, मिंग्यू ने तुरंत दक्ष को जवाब दिया। धन्यवाद। खैर, बात यह है कि आपने पहले ही ज़ीकी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब देख लिया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि ज़ीकी के लिए मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं और हम पहले भी अंतरंग हो चुके हैं, दक्ष ने पूरी गंभीरता से कहा। मिंग्यू ने जब दक्ष की बातें सुनी तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि उसने चुप रहने और उसकी बात को बीच में न रोकने का फैसला किया। लेकिन ये भी सच है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे चिंता थी कि अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए वही भावनाएं नहीं हैं तो ये हमारे रिश्ते को प्रभावित करेगा। लेकिन मेरे मन में हमेशा तुम्हारे लिए भावनाएं थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिंग्यू, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम इस समय मेरे सबसे करीबी दोस्त हो, लेकिन मेरे लिए तुम उससे कहीं ज्यादा हो, दक्ष ने भावुक नजर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मिंग्यू ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। हाँ, लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जेकी के बारे में क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? मिंग्यू ने दक्ष से फिर पूछा। दक्ष चुप हो गया और उसने जिकी की ओर देखा। उसकी नजरें जिकी की आंखों से मिली। दक्ष उसकी आंखों में उम्मीदें और भावनाएं देख सकता था। हाँ, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हमने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है। नहीं, हम तुम्हारे और मेरे जैसे जीवन या मृत्यु की स्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन मैंने उसके साथ जो पल बिताए वे सभी सार्थक थे, दक्ष ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। अल्पविराम, अगर मैं तुमसे कहूं कि हम में से एक को चुन लो और दूसरे को छोड़ दो, तो तुम किसे चुनोगी? तुम किसे छोड़ने का फैसला करोगी? मिंग्यू ने फिर कहा और उसने दक्ष से एक और कठिन सवाल पूछा। दक्ष उसका सवाल सुनकर दंग रह गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे तुम और ज़ीकी में से सिर्फ एक को चुनने के लिए कहोगी, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुम दोनों मेरी औरतें हो और मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। इस जीवन में मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, दक्ष ने दृढ़ स्वर में कहा। दोनों लड़कियां लॉन्ग चेन की आवाज में दृढ़ता और गंभीरता सुनकर चौंक गईं। ज़ीक्विन ने जब नीचे देखा तो उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। अच्छा जवाब उस आदमी के लिए बुरा नहीं है जिसे मैंने अपना दिल दिया है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी कि तुमने मुझे तुम्हारे और उसके बारे में नहीं बताया। तुम्हें हम में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मिंग्यू ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। क्या इसका मतलब है? दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हारी औरत बनूंगी, लेकिन मैं ज़ीकी जैसी नहीं बनूंगी। मैं तैयार होने से पहले वो सब नहीं करूंगी जो तुम उसके साथ कर रहे थे। अभी सिर्फ एक चुंबन से ज्यादा कुछ भी करने की अनुमति नहीं है, वो चिंतित स्वर में कहते हुए नीचे देखने लगी। ठीक है, रुको, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? दक्ष ने अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसे उसके अंतिम शब्दों का मतलब समझ में आता। दक्ष के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी और उसने मिंग्यू को कसकर गले लगाया और उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना अधीर होने की जरूरत नहीं है, मिंग्यू ने कहा और उसके चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर थी और उसने दक्ष को देखा। मैं तुम्हें सकता हूँ, है ना? तुमने खुद ही ऐसा कहा था। दक्ष ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा। तुम्हें मुझे ने से पहले ये पूछना चाहिए था, बेवकूफ। हाँ, जायज है, मिंग्यू ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा।
दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस उसे फिर से, इस बार चुंबन ज्यादा जोशपूर्ण था और मिंग्यू ने उसके चुंबन का जवाब दिया और उसने दक्ष की पीठ पर हाथ रखने की योजना बनाई। 5 मिनट तक चुंबन लेने के बाद वे दोनों अलग हो गए। पिता को बहुत सदमा लगेगा जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा, मिंग्यू ने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्द ही वह उदास हो गई क्योंकि उसे याद आया कि उसका साम्राज्य किस खतरे का सामना कर रहा था और युद्ध के करीब था। पिता को बहुत सदमा लगेगा जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा, मिंग्यू ने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्द ही वह उदास हो गई क्योंकि उसे याद आया कि उसका साम्राज्य किस खतरे का सामना कर रहा था और युद्ध के करीब था। अपने परिवार की चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। दक्ष ने उसके चेहरे पर चिंता देखकर उसे आश्वस्त किया। उसने उसे धीरे से गले लगा लिया। हाँ, मिंग्यू ने अपना सिर हिलाया। ज़ीकी को आश्चर्य हुआ कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने पूछा नहीं। वह समझ गई थी कि माहौल अचानक भारी हो गया था। वो सोच रही थी कि वह माहौल को हल्का करने के लिए क्या कर सकती है। अरे, क्या इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों उसकी औरतें हैं? जे क्विन